नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की तैयारी अब शुरू हो गई है। इसके साथ ही बिहार में एनडीए की नई सरकार को लेकर कवायद भी तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से क्या बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। एक ओर सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली जाने की तैयारी, तो दूसरी ओर बिहार में एनडीए की नई सरकार बनाने की कवायद। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 1 महीने से कुछ 2-4 दिन पहले। तारीख थी 5 मार्च 2026। नीतीश कुमार ने जैसे ही राज्यसभा के लिए नामांकन किया, तो इसी के साथ ये साफ हो गया कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जाएंगे। फिर तारीख आई 16 मार्च 2026। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। उसके बाद 30 मार्च 2026, जब नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और अब आने वाली है वो तारीख, यानी 10 अप्रैल 2026, जब नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेंगे। इसी के साथ बिहार से नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की सियासी हलचल का एक चक्र पूरा हो जाएगा। साथ ही बिहार में एनडीए की नई सरकार को लेकर कवायद तेज हो जाएगी। कमी तो बहुत खलेगी नीतीश जी की, क्योंकि नीतीश जी रहते थे तो एक छतरी के रूप में सब लोग राहत महसूस करता था। पॉलिटिकल कोई बात हो तब भी, जनता का कोई सवाल हो तब भी। नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए एक बार फिर केंद्र की राजनीति में वापसी कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बिहार आगे चलेगा। वो एनडीए के सुप्रीम लीडर हैं। अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा या जेडीयू से, ओबीसी से होगा या ईबीसी से, दलित होगा या कोई महिला होगी, इन सवालों के जवाब इसी महीने मिल जाएंगे। फिलहाल हलचल तेज है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार में नई सरकार कैसी होगी, नई सरकार का मुखिया कौन होगा, ये सारी हलचलें अभी चल रही हैं। और इसीलिए बिहार में तेज हुई राजनीतिक हलचल के मायने को अब आप समझिए और आपको एक एक करके समझाते हैं। देखिए, बिहार में राजनीतिक हलचल इन दिनों काफी ज्यादा तेज है और सबसे ज्यादा नजर जो है 8 अप्रैल 2026 पर है, क्योंकि नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है और संभवतः नीतीश कैबिनेट की ये आखिरी बैठक भी होगी। खबर यह है कि 9 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, क्योंकि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार को राज्यसभा का शपथ ग्रहण करना है। तो ऐसे में वो 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे, 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण होगा और फिर 11 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली से वापस पटना लौट सकते हैं। अब यहां से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि 11 अप्रैल को ही एनडीए विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया गया है। और ऐसा तब होता है जब कोई बड़ा निर्णय होने वाला होता है। तो ये संकेत यही दिए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा होगा और सूत्र बता रहे हैं कि 12 और 13 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार बड़ी बैठक बुला सकते हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल किस तरीके से तेज है, उसे आप ऐसे समझिए कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और इसी के साथ नई सरकार गठन की प्रक्रिया जो है बिहार में वो शुरू हो जाएगी। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही मन में है बिहार वासियों की कि कौन बनेगा बिहार का सम्राट, यानी अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या नीतीश की जाति से ही होगा बिहार का नया सीएम। सवाल ये भी, क्या लव कुश समीकरण से बनेगा सीएम। सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या ओबीसी या फिर ईबीसी का मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा चर्चा तो ये भी है कोई महिला मुख्यमंत्री भी बन सकती है। तो सवाल ये भी कि क्या कोई महिला मुख्यमंत्री बिहार में बनेगी। और सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या कोई दलित मुख्यमंत्री होगा। हालांकि इन सभी सवालों के लिए थोड़ा और इंतजार जरूर करना पड़ेगा। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। शराबबंदी पर तेजस्वी यादव के वार पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। जीतन राम मांझी ने पूछा कि तेजस्वी बताएं, बालू और शराब माफिया कौन है।
तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष की मांग पर सरकार नहीं चलती है, सरकार को जो सही लगेगा वही करेगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है और होने वाली इक्का दुक्का घटनाओं पर कार्रवाई भी होती है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मोतिहारी की घटना के बाद एक बार फिर शराबबंदी पर सियासत तेज है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सरकार पर निशाना साधा था। मंगलवार को एनडीए की ओर से उसी अंदाज में जवाब दिया गया। कहीं भी लगातार कार्रवाई भी हो रही है, पदाधिकारियों पर, पुलिस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शराबबंदी को लेकर सरकार को कई बार सलाह दे चुके हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर मोतिहारी जैसी घटनाओं को लेकर अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़ा किया, लेकिन तेजस्वी पर तंज कसना नहीं भूले। दिल पर हाथ रख करके वो बोले, बालू माफिया कौन है और शराब माफिया कौन है? वो सब उन्हीं के आदमी हैं, वही लोग गड़बड़ करते हैं, चोर मचावे शोर। तेजस्वी यादव पर आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष की मांग पर सरकार नहीं चलती, सरकार को जो सही लगेगा वही करेगी। सरकार को जो उचित लगेगा, जनता की भावना को देखते हुए उस हिसाब से सरकार निर्णय लेती है। 1 अप्रैल 2016 को महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की। हर तरह की कवायद के बावजूद हर रोज शराब की खेप पकड़ी जाती है। समय समय पर जहरीली शराब से मौत के मामले भी सामने आते रहे हैं और हर नई घटना के साथ ही नए सिरे से सियासी बयानबाजी तेज हो जाती है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लीली और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ। तो जहरीली शराब को लेकर के अब शराबबंदी पर सियासत शुरू हो गई है। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं कि इस पर किस तरीके से पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार चल रहा है। देखिए, शराबबंदी पर सियासत शुरू तब हुई जब तेजस्वी यादव ने सबसे पहले इस पर सवाल उठाया और सरकार को इसे लेकर के जवाब भी मांगा। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, फिर उन्होंने शराबबंदी को फेल बताया और ये भी कहा कि ये संस्थागत भ्रष्टाचार है। अब तेजस्वी यादव ने जैसे ही आरोप लगाए तो एनडीए की तरफ से पलटवार करना शुरू कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी बताएं शराब और बालू माफिया कौन है? सारे माफिया आरजेडी के लोग ही हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव के आरोप पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कहने से सरकार फैसला नहीं लेगी, बल्कि राज्य के लोगों के लिए जो अच्छा होगा उसके हिसाब से सरकार फैसला करती है। फिर तेजस्वी यादव के आरोप पर संजय सरावगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू है, इक्का दुक्का घटनाएं होती है तो सरकार उस पर भी कार्रवाई करती है। अब आप खबर तो समझिए, शराबबंदी पर सियासत जारी है इसलिए क्योंकि मोतिहारी की घटना सामने आने के बाद बयानबाजी तेज हो गई। मोतिहारी में जहरीली शराब से 10 लोगों की अब तक मौत हुई है। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबसे पहले सवाल उठाया था और जो नेता हैं वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अब बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं तो एनडीए की तरफ से इसका जवाब भी दिया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। गया जी से आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो न सिर्फ आपके दिल को झकझोर देगी बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक बीमार दादी को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ और फिर जो हुआ वो सिस्टम की सच्चाई बयां कर गया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मेरी दादी है, कमल मांगने पे बोल रही है कि यहाँ पे व्हील चेयर अवेलेबल नहीं है। तो हमको लास्ट में फिर अपना स्कूटी पे बैठा के ले जाना पड़ रहा है। क्या ये तस्वीरें किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है उस सिस्टम की जो इलाज का दावा तो करता है लेकिन जरूरत के वक्त हाथ खड़े कर देता है। गया जी के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जहां बीमार दादी सांस लेने के लिए तरस रही थी, वहां उनके पोते को स्ट्रेचर तक नहीं मिला। देखिए, एक पोता अपनी बीमार दादी को वार्ड से बाहर स्कूटी पर बिठाकर ले जा रहा है। एक बीमार बुजुर्ग महिला दर्द से करा रही थी, उन्हें वार्ड से बाहर ले जाना था।
लेकिन अस्पताल के पास नहीं था एक साधारण सा स्ट्रेचर, कोई व्हीलचेयर भी नहीं, बस एक स्कूटी और परिवार की मजबूरी। परिजन दर दर भटके, मदद की गुहार लगाई, लेकिन सिस्टम खामोश रहा। और फिर मजबूरी ने एक पोते को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसे देखकर हर आंख नम हो जाए। अपने कंधों का सहारा देकर स्कूटी पर बिठाकर वो अपने बीमार दादी को अस्पताल से बाहर ले गया। अच्छा, ऐसा इस हॉस्पिटल का दुर्दशा है कि आज हमको मजबूरी में यहाँ पे इस प्रकार से ले जाया जा रहा है। हम लोग निरंतर पितरी तो अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? इनको दूसरे डॉक्टर के पास एडमिट करेंगे। यहाँ से बोले कि ले जाओ, यहाँ से ले जाने बोले। यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। सोचिए, जहाँ एम्बुलेंस, स्ट्रेचर और इलाज की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ एक पोता अपनी दादी के लिए खुद ही एम्बुलेंस बन गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये उस बदहाल व्यवस्था का आईना है जहाँ सुविधाएं कागजों में हैं और हकीकत में मरीज बेबस, जहाँ बेसिक सुविधाएं तक गायब हैं। बदहाल व्यवस्था पर न्यूज 18 के सवाल है, स्वास्थ्य विभाग कब जागेगा? कब इन गरीब मरीजों की पीड़ा सुनेगा? क्या सरकारी अस्पतालों में अब इलाज नहीं? क्या अस्पताल में स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है? ये सवाल पूछती हैं और जवाब मांगती हैं। दादी की सास और विभाग की चुप्पी, कौन जिम्मेदार है? न्यूज 18 के लिए गया जी से एलन लीली की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। स्कूटी पर बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम वाली खबर को अब आप समझिए, क्योंकि इस तस्वीर ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और सिस्टम की पोल भी खोल दी है। इस खबर को समझने से पहले आप ये जान लीजिए, क्या बजट की कमी है बिहार में जो इस वजह से प्रॉब्लम आती है? तो आइए पहले बिहार में स्वास्थ्य विभाग के बजट को समझ लेते हैं। 2024-25 में स्वास्थ्य विभाग का जो बजट है वो 14,932 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में बढ़कर करीब 20,037 करोड़ रुपए हो गया। जबकि 2026-27 में बिहार के स्वास्थ्य विभाग का बजट करीब 21,270 करोड़ रुपए हो गया। नीतीश सरकार स्वास्थ्य पर कितना खर्च करती है, इसको समझने के लिए 2004-5 के बजट को समझना जरूरी है। तो जेडीयू का यह दावा है, तब स्वास्थ्य विभाग का जो बजट था वो महज 705 करोड़ रुपए का था, जबकि मंगल पांडे ने 2020 में दिए गए अपने एक बयान में कहा था कि 2004-2005 में बिहार में स्वास्थ्य विभाग का बजट महज 278 करोड़ ही था। अगर जेडीयू के ही आंकड़ों को मान लिया जाए तो 2004-2005 के मुकाबले 2026-27 में बिहार के स्वास्थ्य विभाग का बजट जो है वो 28 से 30 गुना बढ़ गया है और ये बढ़कर 21,270 करोड़ रुपए हो चुका है। अब आप सोचिए जरा, लोगों के स्वास्थ्य पर अब की सरकार पहले से कितना ज्यादा खर्च करती है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब बिहार सरकार स्वास्थ्य पर इतना रुपए खर्च करती है तो फिर मरीजों को कई बार एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाती? क्या बिहार में एम्बुलेंस की कमी है? तो इसको समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि बिहार में कितनी सरकारी एम्बुलेंस है। तो आपको बता दें कि बिहार में बेसिक लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस की संख्या करीब 1,941 है, जबकि एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली करीब 576 एम्बुलेंस है, जिनकी संख्या इसी साल और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब एक और आंकड़े पर गौर कर लीजिए। समझने वाली बात यह है कि बिहार में कितने लोगों को फ्री एम्बुलेंस की सुविधा है। तो आपको बता देते हैं, 2024-2025 में करीब 14.3 लाख मरीजों को फ्री एम्बुलेंस की सुविधा मिली है। 2025-26 में जनवरी तक करीब 15.9 लाख मरीजों को फ्री एम्बुलेंस की सुविधा मिली हुई है। तो ऐसे में खबर को आप सवालों के जरिए समझिए। तो फिर आखिर मरीज को बार बार ये प्रॉब्लम क्यों होती है? कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि स्ट्रेचर की कमी होती है, एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। अब ये लापरवाही का एक कदम हो सकता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। नालंदा में एनआईए और एटीएस की संयुक्त छापेमारी में अवैध हथियार और कारतूस के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। 6 अप्रैल को करीब 7 घंटे तक बिहार शरीफ समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच एजेंसियों को इनपुट मिला था कि ज्वेलरी शॉप और गन हाउस की आड़ में अंतर्राज्यीय स्तर पर हथियार और कारतूस की सप्लाई की जा रही है।
छापेमारी के दौरान कई डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिसके आधार पर अब पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एनआईए और एटीएस की टीम ने अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई करने वाले सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई की है। 6 अप्रैल को करीब 7 घंटे तक चली छापेमारी में बिहार शरीफ समेत 6 ठिकानों को खंगाला गया। जांच में खुलासा हुआ कि अपराधी सतेंद्र सिंह ज्वेलरी शॉप की आड़ में हथियार और कारतूस का नेटवर्क चला रहा था। 6 अप्रैल को 7 घंटे छापेमारी, बिहार शरीफ समेत 6 ठिकानों पर कार्रवाई, अवैध हथियारों और कारतूस नेटवर्क का खुलासा, ज्वेलरी शॉप की आड़ में धंधा। जांच एजेंसियों के मुताबिक यहां से AK-47 के कारतूस सहित कई देसी और विदेशी हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क को अपराधी सतेंद्र सिंह संचालित कर रहा था। 2001 और 2009 में भी पकड़ा गया था सतेंद्र। अवैध हथियार के साथ हो चुकी है गिरफ्तारी। कानपुर की दुकानों से खरीदता था कारतूस। कुरुक्षेत्र से होती थी फंडिंग और सप्लाई कंट्रोल। AK-47 के 167 कारतूस बरामद, 4500 गोलियां और भारी मात्रा में हथियार भी मिले। कानपुर से नालंदा लाई जा रही थी खेप। छापेमारी के दौरान सतेंद्र सिंह के ठिकानों से कई डिजिटल साक्ष्य और एक डायरी बरामद की गई। जांच एजेंसियां अब इन दस्तावेजों के आधार पर पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। हरियाणा से विजय कुश कालरा गिरफ्तार, बिहार से मोहम्मद परवेज आलम की गिरफ्तारी। शशि और रवि रंजन भी पुलिस के हत्थे चढ़े। पिछले साल 4 साथियों के साथ हुई थी गिरफ्तारी। इधर बिहार शरीफ के पोस्ट ऑफिस मोड़ स्थित PK गन हाउस में भी एनआईए और एटीएस की टीम ने दबिश दी। सुबह करीब 5 बजे से छापेमारी शुरू की गई। दुकान संचालक राम प्रवेश और मुकेश वर्मा के घर समेत कई ठिकानों को खंगाला गया। इस मामले में बिहार के डीजीपी विनय कुमार का क्या कहना है, वो भी सुनिए। देख रहे हैं कि कल भी राजगीर में रेड हुआ है और हम लोगों ने पिछले वर्ष गोलियों की 2 खेप भभुआ में और राजगीर में जब्त किया था। करीब 7000 गोली जब्त किया था और उस केस को एनआईए को हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया था। फिलहाल एनआईए और एटीएस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि बरामद डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर इस अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी नेटवर्क के बड़े खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो ज्वेलरी शॉप के आड़ में ये अवैध धंधा चल रहा था हथियार और कारतूस का, जिसका खुलासा हो गया है। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई करने वाले सिंडिकेट को अब आप समझिए कैसे काम कर रहा था अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई का ये पूरा सिंडिकेट। तो इसका जवाब है ज्वेलरी शॉप की आड़ में। मतलब एक ज्वेलरी शॉप थी और इसी के आड़ में ये अवैध काम जो है वो किया जा रहा था। कैसे इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ, तो इसका जवाब है 6 अप्रैल को नालंदा में एनआईए और एटीएस ने रेड की थी। 7 घंटे तक ये रेड चली। 6 ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। कौन चला रहा था कारतूस सप्लाई का सिंडिकेट, तो इसका जवाब है सतेंद्र सिंह। हथियार तस्कर क्या पहले भी पकड़ा गया है, तो इसका जवाब है हाँ। 2001 और 2009 में हथियार के साथ इसकी गिरफ्तारी हुई थी। अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई का सिंडिकेट कहां तक फैला हुआ है, तो जानकारी मिली है कि इसके तार झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं। अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई का सिंडिकेट कैसे पैसे का लेन देन करता था, तो इसका जवाब है CSP के जरिए। अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई के अंतर्राज्यीय कनेक्शन को आप समझिए। देखिए, झारखंड तक ये नेटवर्क जो है फैला हुआ है। यूपी के कानपुर से कारतूस को खरीदा जाता था, हरियाणा से फंडिंग और कंट्रोल किया जाता था और ये सब कुछ अभी किया जा रहा था। जिसके बाद एनआईए और एटीएस ने जब संयुक्त रूप से कार्रवाई की तब जाकर इसका खुलासा हुआ है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की लेट लतीफी से यात्री परेशान है। आरोप है कि यात्रियों को दरकिनार करते हुए रेल मंडल में मालगाड़ी को प्राथमिकता दी जाती है और इससे 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में पैसेंजर ट्रेन को 4 घंटे लगते हैं।
यात्रियों ने महाधरना दिया तो रेलवे ने संज्ञान लिया और उसका समाधान भी तुरंत निकला। ये रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर का टाटा नगर रेलवे स्टेशन, यहां से सैकड़ों गाड़ियां हर दिन आती जाती हैं, लेकिन ट्रेन की लेट लतीफी से यात्री परेशान। यात्रियों ने रेलवे को सिस्टम में सुधारने के लिए अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके खिलाफ मंगलवार को टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर धरना दिया गया। धरने का नेतृत्व जेडीयू विधायक सरयू राय ने किया। आरोप है कि रेल प्रशासन मालगाड़ी को प्राथमिकता देता है और यात्री ट्रेन की अनदेखी कर रहा है, जिससे 30 मिनट में पूरी होने वाली यात्रा 3 से 4 घंटे में पूरी हो रही है। यात्री गाड़ियां समय पर जमशेदपुर स्टेशन पर पहुंचे। होता यह है कि कांडा तक, चांडिल तक, राखा मांझ तक सब गाड़ियां सही समय पर आती हैं, पर 35-40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे का समय लग जाता है। विधायक सरयू राय के साथ जेडीयू और आजसू के तमाम नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे, जिसका भरपूर साथ दिया जमशेदपुर चैम्बर और मारवाड़ी समाज के साथ हजारों लोगों ने। इसमें अपील की गई कि रेल मंत्री इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द लाखों यात्रियों की समस्या को दूर किया जाए। ज्यादा तकलीफें हैं यात्रियों को, आप हमारी मांगों को समझिए और इस पर सुधार करिए। हम मिलते हैं, पत्राचार करते हैं, पत्रों का कोई हम लोग के पास रिप्लाई नहीं आता है। मिलने से हम लोग को आश्वासन मिलता है कि हाँ सुधार हो रहा है। सुधार कब दिखेगा? लिए जो दुधारू गाय है उस का जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है टाटा नगर, वहाँ ट्रेन लेट से आ रही है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ये कहीं से भी मानवता की चीज नहीं है। 50 किलोमीटर की दूरी जो 50 मिनट में दूरी तय होता है, उसको अब ये ट्रेन 2.5 घंटे में तय करेगी। उसी तरह से इधर से जो ट्रेनें जाती है चक्रधरपुर के लिए, तो पहले ही आगे और स्टेशन पे दिखाया जाता है कि 2.5 घंटे के बाद पहुंचेगी वहाँ। तो ये सारा सर इस डिवीजन के जितने मठाधीश लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे सारे लोग दोषी हैं इसके। नेताओं के साथ आम जनता की जुगलबंदी का असर भी दिखा और रेलवे प्रशासन की ओर से एसीएमओ ने धरना स्थल पहुंचकर विधायक सरयू राय से वार्ता भी की, जिसमें समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिया गया, जिसके बाद महाधरना समाप्त कर दिया गया। अब नजरें टिकी हैं कि रेलवे के अगले कदम पर कि पैसेंजर ट्रेन को प्राथमिकता दी जाती है या फिर ये आश्वासन छलावा साबित होता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। स्प्रिट माफिया सुनील सिंह गिरफ्तार किया गया है। पिपरा कोठी थाना के कांड में ये वांटेड था। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही थी। पिपरा कोठी और डीआईयू टीम कार्रवाई कर रही थी। एसपी के निर्देश पर विशेष टीम ने आरोपी को दबोचा है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस आगे की पूछताछ में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं। जहरीली शराब कांड मामले में लगातार देखें पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही थी, जिसमें अब स्प्रिट माफिया जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। सुनील सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पिपरा कोठी थाना के कांड में ये वांटेड था। कई दिनों से पुलिस की टीम छापेमारी कर इसे ढूंढ रही थी और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही थी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता में एक साथ दिखे सम्राट चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य और नायब सिंह सैनी। तीनों नेता कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं। यूपी, बिहार और हरियाणा की राजनीति में इस समाज का खास प्रभाव माना जाता है। और देखिए बिहार में क्योंकि नए सीएम चेहरे की तलाश है, नई सरकार गठन की चर्चा हो रही है, तो इसी बीच ये सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ गई। तीनों नेताओं की एक साथ तस्वीर निकाले जा रहे हैं, इसके कई सियासी मायने। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, अब ये तस्वीर क्या कहती है? देखिए, अब बिहार में इस वक्त काफी चर्चा हो रही है कि नया सीएम का चेहरा कौन होगा, नई सरकार का गठन होगा, उसमें किस तरीके की सरकार रहेगी, सरकार का स्वरूप क्या होगा। और राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच जब ये तस्वीर आती है तो राजनीति में तस्वीरों के काफी मायने होते हैं। और जब एक ही समाज के तीन जो है बीजेपी के अलग अलग 3 राज्यों के
प्रमुख जो है सरकार में शामिल प्रमुख जो है चेहरे दिखाई दे, तो कहीं न कहीं वो एक इशारा करते हैं, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चली है उसको हवा देते हैं। सम्राट चौधरी जो बिहार में बीजेपी कोटे से सबसे बड़े पोजीशन पे हैं, यानी कि सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो उसके बाद जो है डिप्टी सीएम के तौर पे सम्राट चौधरी शामिल हैं बिहार की सरकार में। दूसरी तरफ आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश में कोयरी कुशवाहा समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनकी भी उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की हैसियत है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और जब जाटों के खिलाफ एक सामाजिक आधार तय करने की बात हुई तो कुशवाहा और यादव समाज के लोगों को बीजेपी ने इकट्ठा किया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी, मुख्यमंत्री पद पर बैठाया। तो ऐसे में ये तीनों तस्वीर आती है तो राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, नीतीश कुमार जैसे ही राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद त्याग देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पद के चेहरे की तलाश होगी और ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की जो रेस है, मुख्यमंत्री पद की रेस है, उसमें सबसे आगे हैं। तो ये तस्वीर खामोशी से कई सवालों के जवाब देती है। ठीक है दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 3 नेताओं की तस्वीर, और ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि राजनीति में हर एक तस्वीर और टाइमिंग के काफी ज्यादा मायने होते हैं, तो ये तस्वीर भी बहुत कुछ बिहार की आने वाली राजनीति को लेकर के संकेत दे रही है।